बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चकवाल, मैं चाहता था कि रोशनी में मैं आज तकरीर करूं और पहुंच भी गया, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी आप आ रहे हैं इस मैदान में। लेकिन माशाअल्लाह जितनी तादाद में आज और जिस जुनून में मैंने आज अपने चकवाल को देखा है, आपको आज मैं सलाम पेश करता हूं। अच्छा चकवाल, मैं अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो भी दिखाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं अपने चकवाल के खास तौर पे नौजवान और जो इतनी तादाद में मेरी बहनें आई हुई हैं, इनके लिए मैं आज आपको हकीकी आजादी की तहरीक में चकवाल को शामिल करूं। और जब इंशाअल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, मेरे सारे चकवाल के नौजवान, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, आपने सबने मेरी कॉल पे अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए आप सबने निकलना है। पहले तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं। कल रात मैंने एक टेलीथॉन किया। सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए। यह तीसरा टेलीथॉन था। और चकवाल, आपको हैरत होगी कि 3 टेलीथॉन में मेरी कौम ने 14 अरब रुपया मुझे दिया। ये जो पाकिस्तानी कौम है, माशाअल्लाह, जब इनको यकीन हो जाए कि इनका पैसा सही जगह खर्च होगा, मैं ये दावा करता हूं कि दुनिया में इनसे ज्यादा खुले दिल के लोग नहीं हैं जो मेरे पाकिस्तानी हैं। 3 टेलीथॉन मतलब के 8.5 घंटे में 14 अरब रुपया, 14 अरब रुपया मेरी कौम। अच्छा अब जरा सुनना है आपने। एक मैं पहले संजीदा बात से शुरू करना चाहता हूं। इस वक्त हमारे जो खास तौर पे सिंध में और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं जो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और खास तौर पे मुझे खौफ है कि सिंध जिधर पानी खड़ा हो गया, उधर लोगों की फसलें तबाह हुई, मकई तबाह हुई, चावल तबाह हुआ। जो उन्होंने अपने घरों में दाने रखे हुए थे, बीज रखे हुए थे, वो बह गए। और खौफ यह है कि क्योंकि पानी खड़ा है तो वो गंदम की फसल भी नहीं लगा सकेंगे। इसलिए ये हमारे पाकिस्तानी बहुत मुश्किल में है। और इनकी सबसे बड़ा जो वजह कि आज पानी खड़ा है कि ये जो हुकूमत है सिंध की,
पीपल्स पार्टी की 14 साल से सिंध में बैठी है। इन्होंने अभी तक जो दरियाए सिंध के साथ राइट बैंक आउटफॉल, जो नहर थी जिसने पानी को लेके जाना था बाहर, जो हमारी हुकूमत थी जब फेडरल गवर्नमेंट, हमने वापडा ने हमारे नीचे 7 तक ये नहर पूरी कर ली, लेकिन 7 से आगे जो सिंध हुकूमत ने लेके जानी थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जब बारिश आता है और पानी आता है तो पानी जाता नहीं जब तक ड्रेन नहीं बनती, और वो पैसा बजाय उस नहर के लिए ये जो सिंध में पीपल्स पार्टी के डाकू बैठे हैं, इन्होंने ये पैसा चोरी करके इनके दुबई में और पाकिस्तान से बाहर इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बैंक पे पैसे, और बेचारा आज सिंधी जो बेचारा गरीब किसान हारी, देखने वाला उनका हाल क्या। और जब ये हालात थे तो आज बेहिसी देखें, उसकी बेहिसी देखें शहबाज शरीफ की कि वो मुल्क से बाहर दौरे कर रहा है, यूनाइटेड नेशन चला गया है। कौन सा मार का मारना यूनाइटेड नेशंस, जब मुल्क के अंदर इतना बड़ा अजाब आया हुआ है। 3 करोड़ पाकिस्तानी मुतासिर हैं सैलाब से। कौन सा मुल्क का सरबरा मुल्क से बाहर तब जाता है जब इतना बड़ा है मुल्क के ऊपर अल्लाह का इम्तिहान आया हो। और दूसरी तरफ जो 14 साल से पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो, देसी वलैती, वो भी मुंह उठा के चला गया, बाहर चले गए हैं। और बाहर ही जाके अब बाहर तो चले गए हैं, तो चले, अगर बाहर जाना था तो चलो कोई पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा ही कर देते। लेकिन जरा अभी देखें कि रूस में शहबाज शरीफ जब रूस में गया, रूस की प्रेसिडेंट से मिला, गया था समरकंद में, लेकिन रूस के जब सदर से मिला तो जरा ये देखें कि वहां हुआ क्या। Some news from overseas. The Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. There you go. Уважаемый господин премьер-министр, Hold on. Yeah, exactly. There you go. There you go. There we go. уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. And then he finally got the headset in and his pants fell down. So- Isn't that unbelievable? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जब एक आप इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को लेके आते हैं साजिश के तहत, और जो साजिश करते हैं, जो बाहर से जिन्होंने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, उन्होंने इसलिए मुसल्लत नहीं किया कि ये पाकिस्तानियों की खिदमत करेगा, उन्होंने इसलिए किया कि वो उनके सारे हुक्म मानेगा। तो लिहाजा जैसे ही सदर पुतिन को मिला तो ये जो आपने हाल देखा, ये इसकी वजह क्या थी? काम पे टांग रही थी,
अच्छा जरा बड़े भाई साहब को भी देख लो। जब इनका बड़ा भाई मिला प्रेसिडेंट ओबामा को, अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिला, जब नवाज शरीफ अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिलने गया तो चकवाल के नौजवानों ये जरा देखो, जरा देखें कि उसके क्या उसकी कांपे भी टांग रही थी, जरा देखें। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama, Mrs. Obama in Pakistan and Kima and यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने इतना घबराया हुआ था, इतना खौफजदा था कि उसका शुक्रिया अदा भी पढ़ के करना पड़ा कि गलती ना हो जाए, कि फेंटा ना पड़ जाए, कि हेडमास्टर ना नाराज हो जाए। अच्छा अब जरा एक और देख लें। ये वैसे मैं अपनी कौम को बार बार दिखाता हूं। वो कहते हैं ना, चकवाल वो कहते हैं, क्योंकि चकवाल से माशाल्लाह ये गाजियों और शहीदों की धरती है, खुददार लोगों की धरती है। तो वो कहते हैं कि 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी, 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। अब जरा ये देखें कि हमारा ये इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा शहबाज शरीफ बजाय लोगों से मांगने के लिए, बजाय लोगों के सामने, मुल्कों के सामने हाथ फैलाने के लिए, बजाय इसके जो आपने, आपके बड़े भाई ने, आपके खानदान ने, आपके टब्बर ने, और जो जरदारी और उसके टब्बर ने जो 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क के बाहर ले गए हो, अगर आधा भी पैसा वापस ले आओ तो ये मांगने की जरूरत ना पड़े। हमें जलील ना करवाओ ऐसे कि मैं जी उधर मांगने गया तो मैं उधर मांगने गया। आधा भी पैसा ले आओ, मांगने की जरूरत ना पड़े। तो मैं अभी यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया हुआ था, जरा ये भी सुन ले। मैं इसलिए आपको ये चीजें बता रहा हूं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती क्या हुई, कायदे आजम हमारे बड़े लीडर, अजीम लीडर, और हमारी मुल्क की बदकिस्मती कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे। मुल्क बनने के बाद वो ऊपर चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद बड़े मेरे इख्तिलाफ भी होंगे जुल्फिकार अली भुट्टो से, लेकिन वो भी एक खुददार लीडर था। उसको साजिश करके तब भी मुल्क के अंदर जो मीर जाफर बैठे थे उनको, उसको गिराया और उसको फांसी चढ़ाई। वो भी आजादी की बात करता था। और उसके बाद ये जो इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर आया साजिश के तहत, बैरूनी साजिश, और यहां हैंडलर जो लेके आए। अब ये देखें, ये मैंने सारी दुनिया फिरा हूं, अपनी मेरी उम्र जितनी हो गई सारी दुनिया देखी है। मैंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को ये बातें नहीं करते देखा जो इसने यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल अभी आया हुआ था एंटोनियो गुटेरेस, उससे पैसे मांग रहा था, जरा ये सुने वो क्या कहता है।
General Secretary, and I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. Thank you. एक मिनट, अब मैं उर्दू में तर्जमा कर रहा हूं इसका। चकवाल, ये उर्दू में तर्जमा सुनो। वो ये कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल साहिब, आप जो भी हमें पैसा देंगे या आप जो भी दुनिया से हमें पैसा इकट्ठा करके देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो हम पैसा चोरी नहीं करेंगे, दयानतदारी से खर्च करेंगे लोगों पे। अब शहबाज शरीफ, तुम इस मुल्क में तो ड्रामे करते रहे, शोबाजियां करते रहे, इश्तिहारों के अंदर तरक्की भी तुम्हारी होती रही, अरबों रुपया कौम ने खर्च किया, कौम का पैसा, टैक्स का पैसा आपने खर्च किया अपने इश्तिहारों में कि पंजाब स्पीड और जो भी आपने ड्रामे किए। अब आपका ख्याल है कि वो सेक्रेटरी जनरल को आप जब कह रहे थे कि सर हम आपका पैसा चोरी नहीं करेंगे, ठीक खर्च करेंगे, आपको ये नहीं पता कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उसने पूरी एक टीम बिठाई हुई है, जिस टीम का मकसद क्या है कि वो पता चलाए कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं और अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं। इसको कहते, एक पैनल मायशत के एक्सपर्ट्स, माहिरीन को बिठा के उन्होंने ये रिसर्च करवाई कि अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं। उस पैनल ने क्या 2 साल की रिसर्च के बाद किस नतीजे पे आए? उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब मुल्क में फासले एक वजह से बढ़ रहे हैं कि गरीब मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं कि वो मुल्क का पैसा चोरी करके, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और वो मुल्क से बाहर ले जाते हैं और बड़े बड़े लंदन में बड़े बड़े महल खरीद लेते हैं और ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा रख देते हैं। तो जब गरीब मुल्कों के अपने बड़े बड़े ओहदेदार उसी मुल्क का जब पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, मुल्कों का दिवालिया निकल जाता है। वो सेक्रेटरी जनरल को खुद पता है इस चीज का कि 60% चकवाल 60% जो पाकिस्तान के वजीर बनाए हुए हैं वो जमानत पे हैं, उनके करप्शन के केसेस हैं, वो जमानत पे बैठे हुए हैं। तो वो किस मुंह से तुम्हें पैसे देगा? कभी चोरों को भी कोई पैसा देता है? उसको पता है कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, जिधर 16 अरब रुपए तुमने अपने रमजान शुगर मिल के नौकरों के नाम पे लिए, एक मकसूद चपड़ासी के नाम 4.25 अरब रुपया लिया, 4.25 अरब रुपया मकसूद चपड़ासी, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए थी, और वो मकसूद चपड़ासी भी आते साथ ही तुम्हारे मर गया, 3 और गवाह भी मर गए, सब हार्ट अटैक से मर गए। और फिर डॉक्टर रिजवान जो FIA का इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी हार्ट अटैक से मर गया। तो उस सेक्रेटरी जनरल को सारा पता है, वो तुम्हें इसलिए आज
दुनिया पैसे नहीं दे रही। इतना बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान में, क्यों दुनिया पैसे नहीं दे रही? क्योंकि दुनिया को पता है कि इस वक्त बैरूनी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर डाकुओं को बैठा दिया है, चोरों को बैठा दिया है। कोई चोरों को पैसा नहीं देता। और आपको मैं आज बता रहा हूं, 8 घंटे के अंदर इसी कौम ने 14 अरब रुपया हमें दिया टेलीथॉन में मुतासरीन के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान के पास पैसे नहीं, उसके पास प्रॉपर्टीज नहीं, उसके पास, और जो भी इमरान खान का बाहर था सब बेच के आज पाकिस्तान ले आया, या चोरी करके पैसा बाहर लेके जाए। कौन आपको पैसा देगा? और यही नहीं, चकवाल क्या समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? अच्छा चकवाल, तुम तैयार हो ना सारे? मैंने तुम्हें कॉल देनी है, आपने मेरे साथ इन चोरों को शिकस्त देने के लिए निकलना है। आपको क्रिकेट के उन्होंने, जिस जमाने में मैं क्रिकेट खेलता था, आपको क्रिकेट के उन्होंने थोड़े से शॉट्स दिखाए। नौजवानों मेरी बात सुन लो, नौजवानों आपके लिए, मैंने अपनी 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? वो क्या मैंने सबक सीखा? कि जो इंसान हार नहीं मानता, उसको हार हरा नहीं सकती। हारता इंसान तब है जब वो हार मान जाता है, और इमरान खान ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। इन्होंने जब मुझे बैरूनी साजिश के तहत मेरी जब गवर्नमेंट गिराई, तो ये समझे कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, कहेगा जी अच्छा अगली इलेक्शन की इंतजार करूंगा। इनको ये पता होना चाहिए था कि इमरान खान अपने पैर पे खड़ा होके इस मुल्क की, अगर इस मुल्क की क़यादत पे पहुंचा था तो अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा था। वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर नहीं पाला गया था। वो नवाज शरीफ की तरह जनरल जनानी के घर पे सरिया लगाते लगाते नहीं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बना था। 22 साल मेहनत की। थोड़े से लोग थे मेरे साथ, मैं याद है पहली दफा 26 साल पहले चकवाल आया, थोड़े से लोग थे, थोड़े 10, 15, 20, 50 लोग से शुरू किया। अपनी इस मुल्क में लोगों के पास घर घर गया, सारे मुल्क में फिरा, अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत बनाई तो उसकी बुनियाद रखी अदल और इंसाफ पे। इसलिए मैंने अपनी जमात का नाम रखा इंसाफ की तहरीक, क्योंकि कोई माशरा इंसाफ के बगैर ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफ्र का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये निजाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने क्या कहा कि वो कौमें, चकवाल ये जरा आज मेरी बड़ी गौर से आपने बात सुननी है, क्योंकि उसके बाद
उसके बाद मैं तहरीक में निकलने लगा हूं। मैं ये कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा, कभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये कौम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, चकवाल नौजवानों, ये आपके लिए खास तौर पे मेरा काम है आपकी तरबियत करना। मैं आपका बाप की तरह हूं, और मैं जिस तरह अपने बेटों को समझाता हूं कि आपके सामने दो रास्ते हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ अल्लाह से आप मांगते हैं वो रास्ता जिस पे अल्लाह ने लोगों पे नेमतें बख्शी। आप अल्लाह से कहते हैं वो रास्ता नहीं जो तबाही का रास्ता है। आप सबके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि इन चोरों की हम गुलामी करें, ये तबाही का रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलते हुए राय हक पे खड़े हों। अमर बिल मारूफ जो कुरान में अल्लाह में हुक्म देता है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। अगर आपके कैबिनेट 60% लोग चोरी के ऊपर जमानत पे हो, आसिफ जरदारी जैसा डाकू, मुल्क का बड़ा डाकू, वो और उसका देसी वलैती बेटा अगर वो आज वजीर हो, और शहबाज शरीफ जैसा डाकू अगर वो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, तो मेरी कौम सुन लो, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 5 महीने में इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, जरा गौर से सुनो। मैं आपको अदाद और शुमार बता रहा हूं कि इस मुल्क से हुआ क्या है 5 महीनों में। जब इन्होंने हमारी हुकूमत कराई और इन्होंने सबने एक बात कही कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ गई, इमरान खान से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इनके साथ इनके लिफाफे सहाफी जो पैसे लेके अपने जमीर बेचते हैं, और वो मीडिया हाउस, और आपको सबको पता है वो मीडिया हाउस जिसको पैसे दे के जो मर्जी मुल्क के खिलाफ करवाना हो करवाओ, चोरों को भी चोरी भी बचाने के लिए तैयार। इन सबको इन्होंने मिला के हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि माइशत तबाह हो गई, महंगाई आसमानों पे चली गई, महंगाई मार्च कर दी। देसी वलैती बिलावल ने महंगाई मार्च कर दी। फजल रहमान डीजल ने 2 धरने दे दिए। दो दफा मिस्टर डीजल इस्लामाबाद आ गए गवर्नमेंट गिराने के लिए। कोई FIR नहीं काटी, कोई रास्ते नहीं रोके, कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने कहा तुम्हारा जमहूरियत आ जाओ। जब अब जरा गौर से एक एक चीज नोट करें, जो मैं कह रहा हूं, जिनको अपना फोन मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता है, आप गूगल करके सारी आप चीज चेक कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। जिस दिन इन्होंने अदम एतमाद किया हमारे ऊपर, जिस दिन उन्होंने अदम एतमाद किया, तो डॉलर पाकिस्तान में 178 रुपए का था। फिर से सुन लो, $1 पाकिस्तान में उसकी कीमत 178 रुपए की थी। उस वक्त पेट्रोल और डीजल
150 रुपए लीटर था। नोट कर लो ये 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल। आलमी मंडी में तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल $93 का है, $10 कम है। आज डीजल 150 रुपए से पहुंचे 250 रुपए पे, 100 रुपया महंगा। आलमी मंडी में तेल कम, डीजल ज्यादा। पेट्रोल आज 80 रुपया ज्यादा महंगा, जबकि तेल कम इंटरनेशनल मंडी में। बिजली, जिन जिन के पास बिजली के बिल आए हैं सुनो, हम 16 रुपए यूनिट पे बिजली हमारे जमाने में थी, आज 36 रुपए यूनिट पे और टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट से भी ऊपर चली गई है। 3 गुना ज्यादा बिजली की कीमत बढ़ गई है। गैस ये सर्दियों तक IMF कह रहा है 250% ज्यादा बढ़ने वाली है। महंगाई, आटा 55 रुपए किलो था, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया और कई जगह मिल ही नहीं रहा। चावल, मैं ख्वातीन बैठी है, इनको सब पता ही है मैं क्या कह रहा हूं। चावल क्या 100 रुपए से 220 रुपए पे। सुनते जाए, ये वही 5 महीने के अंदर जिन्होंने कहा था कि महंगाई कम करें, सुने आज अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। आज सारे लोग महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं। और कितने वो अखबार जो हमारे जमाने में और ये जो मीडिया लोगों को कहते थे महंगाई है, आज क्यों चुप हो? बताओ लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है आज। और अब दूसरी बात सुने जरा पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं आपको पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है आपके मुल्क से। ये जो इन्होंने अमेरिकियों के साथ मिलके, यहां के गद्दारों ने जो साजिश की, सारी कौम को पता होना चाहिए उन्होंने क्या क्या हमारे साथ। हम जब, और ये एक माइशत के ऊपर हर साल हुकूमत एक पेपर प्रिंट करती है जो माइशत का जायजा लेती है, और उसको कहते हैं इकोनॉमिक जर्नल ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। वो क्या कहती है? वो इस हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट की, इस हुकूमत ने, हमने नहीं की। वो क्या कहती है? पाकिस्तानियों, 17 साल में, हमारे तीसरे और चौथे साल में, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा हमारी माशी तरक्की हुई, 5.6%, और 6% चौथे साल पे। ये 17 साल के बाद मुल्क की माशियत ऊपर गई। हमारी 17 साल के बाद इंडस्ट्री, सनत 11% के ऊपर आगे बढ़ रही थी। हमारे किसानों के पास, कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया जो हमारे आखिरी 2 साल में आया। 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी, 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी। गन्ने के जो बेचारे किसान थे, हमने शुगर माफिया से उनको पूरी कीमत लेने दी, पूरा पैसा दिलवाया। हमने खादें नीचे रखी। ट्यूबवेल पे हमारे दौर पे यूनिट 8.5 रुपए यूनिट था, आज 36 रुपए यूनिट है। किसानों का इन्होंने माशी कत्ल कर दिया। DAP 8,000 हमारे दौर में, आज 14,000 है। पोटाशियम 4,000 हमारे दौर में थी, आज वो 16,000 पे चली गई है।
महंगाई आसमानों पे, बिजली आसमानों पे, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और मैं आज सवाल पूछता हूं, हर उस गद्दार ने, हर गद्दार से सवाल पूछता हूं जो ये इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत जिन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत की, आज हमारा रुपया गिर रहा है। रुपए गिरने से नौजवानों, मेरा काम है फिर से आपको बताऊं आगे होने क्या वाला है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारे जमाने में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। ये जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे 2018 में, जो टोटल पाकिस्तान में डॉलर आ रहा था रेमिटेंसेस से और एक्सपोर्ट से, वो 43 अरब डॉलर था। सुन लो, 43 अरब डॉलर था। और इन्होंने जो कर्जा छोड़ के गए थे 20 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा था। जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, कोरोना के बावजूद, आलमी महंगाई के बावजूद, पेट्रोल तेल की कीमत ऊपर जाने के बावजूद, हम 16 अरब रुपए का, 16 अरब डॉलर का बैरूनी खसारा छोड़ के गए। लेकिन हमारी जो आमदनी थी वो 63 अरब डॉलर पे गई। 20 अरब डॉलर हमने आमदनी अपनी बढ़ाई। तो हम वो जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, जो इन्होंने कहा था बहुत बुरे हालात है, हमारी फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे, फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज 20% बंद हो चुकी है, मोटरों की और मोबाइल फोन की 50% बंद हो चुकी है। तो मैं आज पूछता हूं हर उस गद्दार से कि जिन्होंने पाकिस्तान से ये जुल्म किया है, ये कौम भी आपको माफ नहीं करेगी और अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। जो गरीब की तकलीफ है आज, जो आज महंगाई में हमारी अवाम पिस रही है, जो गरीब की तकलीफ है, कोई माफ नहीं करेगा। और मैं अब एक और चीज के ऊपर, चकवाल सुन लो जरा, ये मैं अब अपनी तकरीर की खत्म करने पे जा रहा हूं, लेकिन बड़ी जरूरी आपसे बात करनी है पहले, और वो ये कि मैंने कहा, चकवाल सुनो जरा, मैंने कहा कि जो आर्मी चीफ है उसको मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो कौम, जिस कौम में मेरिट होती है, वो हमेशा आगे निकल जाती है उन कौमों से जिधर मेरिट नहीं होती। एक क्रिकेट टीम जो मेरिट पे सिलेक्ट होती है, वो हरा देगी उस टीम को जो उसकी, जिस मुल्क की आबादी ज्यादा भी हो, लेकिन जिधर सिफारशी आ जाते हैं। तो मैंने जब ये कहा कि आर्मी चीफ को मेरिट पे सिलेक्ट करना चाहिए, और मैंने कहा कि ना जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि इनके ज़हन में इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। जो दो उनको अपने खानदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अब मुझे यह बताएं, पीपल्स पार्टी अगर जरदारी अपने देसी विलायती बच्चे को पार्टी का चेयरमैन बना देगा, जो अभी तक उर्दू भी नहीं सही बोल सकता, बारिश आता है, पानी आता है, 14 साल हो गए, उसका क्या मुकाबला है इत्तेजाज आसन जैसे दानिश्वर, एक पुराना मंजा हुआ पॉलिटिशियन, बिलावल का क्या मुकाबला उससे? अगर मेरिट होती तो ना जरदारी,
ना बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते, इत्तेजाज आसन होता। और अगर दूसरी तरफ मेरिट होती तो नवाज शरीफ की, ना शहबाज शरीफ का बेटा हमजा, जिसको कुकड़ी भी कहते हैं, हमजा ने पंजाब का वजीर आला बनना था, और ना मरियम बीबी ने बनना था नून लीग की शहजादी। वो शहजादी बनी हुई है। चौधरी निसार पुराना मंजा हुआ सियासतदान, वो नून लीग से अलहदा इसलिए हुआ कि कहां चौधरी निसार और कहां मरियम। मेरिट की समझ ही नहीं है इनको। पहले तो इनको मेरिट की नहीं समझ, इन दोनों को, चोरों को। दूसरा, इनका अरबों डॉलर मुल्क से चोरी करके बाहर ले गए हैं। इनके पैसे बाहर पड़े हैं। इनके बड़े बड़े जो महलात हैं, इनके जो ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे, हसन शरीफ घर में ठहरा है, एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया, क्योंकि पाकिस्तानियों आपका चोरी किया हुआ पैसा बाहर गया। तो ये चोर जरदारी, जिसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, जिसके ऊपर बाहर के अखबारों में मजमून आए हुए हैं इनकी चोरी पे, क्या ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या ये सिलेक्ट करेंगे? बताओ, इनको आप देंगे सिलेक्ट करने के लिए? और फिर नवाज शरीफ मफरूर है। नवाज शरीफ झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया है। मुशर्रफ के दौर पे भी ये झूठ बोल के बाहर गया था, कहता था मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर सऊदी शहजादा आया और उसने पाकिस्तान में मुआहदा दिखाया कि इसने 10 साल का मुआहदा करके बाहर भागा था। अब फिर झूठ बोल के कि जी वो नवाज शरीफ, उसकी सेहत इतनी खराब है, फिर बाहर भाग गया। और शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था अदालत में कि ये वापस आएगा, कि बीमार है। झूठा भी है, डाकू भी है, मफरूर भी है, बुज़दिल भी है। तो क्या ये आर्मी का चीफ ये सिलेक्ट करेगा? मैं आज अपने DGISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और जरा मैं अब आपको थोड़ी सी जरा वीडियो दिखा दूं, क्योंकि जो नवाज शरीफ ने जिसको सिलेक्ट किया है, अपनी बेटी को, बेटी ने 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया। 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, उसको पता ही नहीं है मेहनत क्या। बेटी की जो सबसे बड़ी, नवाज शरीफ की बेटी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसकी जो सिफ्त है, वो ये है कि झूठ बोलने में उसने PhD ली हुई है। ये जरा आप सुने। मरियम से किसी ने पूछा कि जनाब आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं। मरियम से पूछा कि आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, ये आज से 10 साल पहले। तो मरियम बीबी क्या कहती हैं, जरा सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। बेचारी के पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। ये बेचारी
वो एहसास प्रोग्राम में इसने अपनी दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे कोई घर दे दें सूद के बगैर। मैं बड़े बुरे हालात है मेरे। अच्छा, अब नौजवानों एक चीज और याद रखना, कभी एक हदीस ना भूलना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा कि शैतान इंसान के गुनों को नशर करता है, अल्लाह अल हक है, उसका वादा है कि सच सामने आना है, सच का खुदा है। तो ये तो दावा कर दिया कि मेरी लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसको नहीं पता था कि अल हक ने 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ कर देना है। पैनामा पेपर्स, एक दुनिया में इंकशाफ हो गया कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी वो सारा सामने आ गया। तो जब वो सामने आया तो चकवाल ये गौर से सुने, मरियम के भाई क्या कहते हैं। बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ना तो सिर्फ वो हमारे हैं, बल्कि वो जो कह रही थी 4 साल पहले कि मेरी तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो उसकी थी प्रॉपर्टी। अरबों रुपए के लंदन के 4 महलात मरियम के नाम पे थे। अब मैं मरियम को एक चीज आपको मुझे मानना पड़ेगा, मैंने कभी किसी को इतने सीधे मुंह से झूठ बोलते नहीं देखा। अब ये जरा देखें कि मरियम से किसी ने पूछा, जब पूछा कि ये तो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, पैसा किधर से आया, तो मरियम आप क्या कहती है, जरा ये देखें। वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। सुन लिया, उसने कहा कि अब बाप का तो कह नहीं सकती थी कि बाप के पैसे से खरीदे हैं, क्योंकि बाप ने तो अपनी इनकम टैक्स में बताया नहीं था कि पैसे हैं उसके पास। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे दादा थे, क्योंकि दादा दुनिया में नहीं थे तो किसी ने पूछना ही नहीं था। तो बड़े सीधे, आपने वैसे शक्ल देखी, ऐसे सीधे मुंह से उसने कहा कि मेरा दादा अरबोपति था। अच्छा, अब जरा ये देखें, अब मरियम का दादा शहबाज शरीफ का वालिद था, मरियम का दादा शहबाज शरीफ का भी वालिद था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मतलब क्या कहता है, खानदान, मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो तो मेरी बहनें आप देख रही हैं, बहनें देख रही हैं कि एक इतना बड़ा झूठ बोलो लेकिन एक लाइन भी टच से मस ना हो। ऐसे सीधे मुंह से झूठ मैंने कभी किसी को बोलते नहीं देखा। ट्रिपल PhD है वैसे झूठ बोलने की वो। अच्छा, अब मैं आखिर में चकवाल, पहले तो मैं आपके जज्बे और जुनून को खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाल्लाह आपका शऊर, एक एक चीज आप समझ गए। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि देखिए जो मुल्क ऊपर जाते हैं, ये प्लीज ये बात सुन लें, एक वो आपके सामने पाकिस्तानी खड़ा है, सारी दुनिया देखी है जिसने। मैं आपको आज बताऊं कि वो मुल्क जो तरक्की करते हैं, वो मुल्क मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना के अंदर असूल बनाए थे,
उन उसूलों पे वो खड़े होते हैं। उन मुल्कों के अंदर कानून की बालादस्ती है, उन मुल्कों में अदल और इंसाफ है, और उनके जो शहरी हैं वो अमर बिल मारूफ पे चलते हैं, हक के साथ खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ खड़े होते हैं और बुराई के खिलाफ जहाद करते हैं। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, चकवाल ये गौर से सुने, भारी अक्सरियत से उसने जीता इलेक्शन। बोरिस जॉनसन, चकवाल के लोगों, बोरिस जॉनसन लंदन में जब इंग्लैंड में इलेक्शन जीता भारी अक्सरियत से, उससे एक गलती हो गई। जब कोरोना के दौर पे उन्होंने कहा कि लोगों को फासले रखने हैं, लोगों को जमा नहीं होना, उससे गलती ये हो गई कि अपने ऑफिस के बाहर एक दिन उसने अपने ऑफिस के लोग जमा कर लिए। पाकिस्तान में ये अखबार में भी खबर ना आती। लोगों ने सवाल पूछा कि आप लोगों को कह रहे हैं कि फासले रखो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन आपने अपने ऑफिस के लोगों से क्यों इकट्ठा करके मुलाकात की जब लोगों को आप कह रहे हैं कि फासले रखो? मेरे पाकिस्तानियों, इस चीज के ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा। इस चीज में या 16 अरब रुपए का डाका मारा है और उसको वजीर आजम बना दिया, उसके बेटे को बना दिया। एक बेटा मफरूर उसका बाहर भागा हुआ है, नवाज शरीफ के 2 बेटे बाहर भागे हुए हैं, और आज हम तस्वीर देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मिलके तय कर रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। इससे ज्यादा चकवाल, इससे ज्यादा इस हमारे मुल्क की क्या तौहीन हो सकती है कि ये चोर फैसले करें इस मुल्क के ऊपर? क्या मुस्तकबिल हो सकता है? आपका क्या मुस्तकबिल हो सकता है कि चोर ऊपर बैठ जाए? एक फैक्ट्री के ऊपर आप चोर बैठा दें, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मुल्क किस तरह चल सकता है? और ये जो लोग समझते हैं कि हम चुप करके या डराने धमकाने से हम चल जाएंगे और हम इनको कबूल कर लेंगे। मीडिया के ऊपर, मीडिया पे पाबंदियां, जो इमरान खान को मीडिया दिखाता है उसको बंद करते हैं, जो सहाफी हमारी राय देखता है या हमारे प्रो होता है उसको बंद करते हैं। इमरान रियाज जैसे आदमी को जेल में डाला, अशरफ शरीफ जैसे एक गैरतमंद, एक मुहिब्बत पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर भगा दिया, साबिर शाकिर को बाहर भगा दिया। एयाज अमीर, आपके चकवाल का एयाज अमीर, उसको इन्होंने जलील करने की कोशिश की। समी इब्राहिम, सिर्फ उनका कसूर यह था कि वो उनमें जुर्रत थी राय हक पे चलने के लिए। डराना शहबाज गिल से जो इन्होंने किया, नंगा करके उसको मारा, जेल में बंद करके तशद्दुद किया, और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने, जो भी जिम्मेदार थे, शहबाज शरीफ को जब तशद्दुद किया गया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई, उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा बना दिया। जो सारे सुन ले हो, आज मेरी आज गौर से बात सुन लो। मैं अगर इन हरबों से अगर आपका ख्याल है कि मैं पीछे हट जाऊंगा, जो लोग मुझे 50 साल से जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको ये पता है कि जितना ये करोगे उतना और जोर से मैं आपका मुकाबला करूंगा।
चकवाल, वैसे माशाल्लाह आपका जज्बा जुनून फिर मार गया हूं। सलाम पेश करता हूं आपको। चकवाल उठा है सारा वतन साथियों। अच्छा चकवाल, अब हमने सबने, हर पाकिस्तानियों को मैं आज कह रहा हूं, तैयारी करो, तैयारी करो आप सब। और मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की बात कर रहा हूं, मैं जहाद की बात कर रहा हूं, मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जो मेरे लीडर कायदे आजम ने जद्दोजहद की, और मेरा जो नजरियाती लीडर इलामा इकबाल की जो सोच थी, उस पाकिस्तान को अगर हमने, वो पाकिस्तान जिसने एक अजीम कौम बनना था, जिधर दुनिया में हर एक पासपोर्ट की इज्जत होनी थी, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह, तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम किसी अमरीकी के सामने नहीं झुकते, हम किसी डाकू के सामने नहीं झुकते, हम खौफ के बुत के सामने नहीं झुकते। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे थे। कूफा के लोग जानते थे, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से निकले नहीं। और इस्लाम की तारीख का सबसे बुरा सानिया हुआ, सबसे तकलीफदेह वाकया हुआ, क्योंकि लोग डर गए, खौफजदा हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह को भूल गए। बजाय अल्लाह कि तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, खौफ के बुत के सामने झुक गए और जुल्म हुआ। इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हुआ। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम है मुल्क का। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो, हम भी करेंगे। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। हमने तमाशा देख लिया काफी। ये चोरों को जो दुनिया में जाके हमें जलील करते हैं, दुनिया में मजाक उड़ा है। बाहर मजाहिया प्रोग्राम हुए हैं कि वो जो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठ के कैंपेन जिसकी टांग रही थी, सारी जगह में जलील करते हैं। हमने पाकिस्तानी कौम फैसला कर लो कि जो भी हो जाए, हमने अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना है। तो चकवाल, मेरी कॉल के लिए तैयार हो? मेरी बहनें, आप भी तैयार हो? हमारी पाकिस्तान की ख्वातीन भी आज इस हकीकी आजादी की जंग में पूरी तरह शिरकत करेंगी। मेरे नौजवान, आपने तो खैर सबसे ज्यादा तैयार होना है, लेकिन हर पाकिस्तानी को मैं आज कह रहा हूं, आपका कप्तान
जब तक उसके अंदर, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इंशाल्लाह इनका मुकाबला भी करूंगा और इनको शिकस्त भी दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।